नमस्कार, मैं हूं अजय। फिरोजाबाद में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। शिकोहाबाद एसडीएम को हटा दिया गया है। एकता सिंह, एसडीएम एकता सिंह जिला मुख्यालय से अटैच कर दिए गए हैं। दरअसल कम्युनिटी किचन को लेकर के सवाल उठे थे। मजदूरों को खाना नहीं मिल रहा था। इससे परेशान मजदूरों ने हंगामा किया था। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाई थी। सवाल उठाया था कि आखिर जब सीधे प्रदेश की सरकार हर जगह ऐसे लोगों को खाना देने, कम्युनिटी किचन चलाने का आदेश दे रखा है, सीएम खुद हर रोज इसका जायजा ले रहे हैं, तो क्यों नहीं मिल रहा है खाना और अब इस पर कार्रवाई। अरविंद हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए। अरविंद, तो कुछ देर पहले जो हमने इस खबर को दिखाया था प्रमुखता से, अब इसका असर भी हो गया है। देखिए अजय, मैं आपको बता दूं, ये थोड़ी बाद में लापरवाही की पराकाष्ठा थी। एक तो प्रशासन जो कोरोना पॉजिटिव संख्या है उन पर अंकुश नहीं लगा पा रहा, दूसरी लगातार ये भी शिकायत आज आई थी कि जो कम्युनिटी किचन चल रही है आखिर वो कागजों में चल रही है, कहाँ चल रही है, क्योंकि जो जरूरतमंद है, भूखे लोग हैं, वो उन तक खाना नहीं पहुंच पा रहा है। उसी का नतीजा ये हुआ कि आज लोग सड़कों पर उतर आए। शिकोहाबाद में लोगों ने हंगामा किया और सड़क पर बैठ गए कि आखिर वो कब तक भूखे रहेंगे। तो सरकार रूप से प्रशासन ने ये किया था कि कुछ समाज सेवियों को बुलाकर उन्हें केला बिस्कुट आदि का इंतजाम करा दिया था। इस खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया था और ये शासन तक उनकी बात पहुंचाने की कोशिश की थी कि आखिर ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो ये किचन को जो है कागजों में चला रहे हैं और जो जरूरतमंद लोग हैं उन तक खाना नहीं पहुंच पा रहा है। तो इसका हमारी खबर का शासन ने संज्ञान लिया है और उस पर यह कार्रवाई हुई है कि शिकोहाबाद की जो एसडीएम है, महिला एसडीएम है एकता सिंह, उनको जिला मुख्यालय से अटैच किया गया है और वहाँ के जो तहसीलदार हैं उनको पत्रपूर्ण प्रविष्टि दी गई है। जी अजय। धन्यवाद अरविंद आपका इस अहम जानकारी के लिए। तो यहां पर लापरवाही बरती जा रही थी, कम्युनिटी किचन नहीं ठीक से चल रहा था और अब इसका खामियाजा शिकोहाबाद एसडीएम को भुगतना पड़ा है। मुख्यालय से अटैच की गई हैं एकता सिंह। और कोरोना संक्रमण काल में सेवाएं नहीं देने के बदले में फीस लेने के मामले को न्यूज 18 ने प्रमुखता से चलाया, जिसके बाद न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 में खबर चलाने के बाद प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ल ने सभी डीएम को आदेश जारी किया है। इस आदेश के मुताबिक स्कूल बंद होने के बाद भी जो स्कूल सुविधा शुल्क के नाम पर फीस वसूल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। खबरों के मुताबिक बहुत से स्कूल अब भी मनमानी कर रहे हैं। अभिभावकों से सुविधा शुल्क के नाम पर फीस वसूलने की शिकायतें मिल रही हैं और इससे अभिभावकों को राहत देने के लिए अब सरकार ने आदेश जारी किया है। फीस नहीं वसूली जाएगी। सरकार का सीधा नोटिफिकेशन। दरअसल लॉकडाउन के दौरान अभिभावक समझ नहीं पा रहे हैं कि बच्चे घर बैठे हैं, बस की फीस क्यों मांगी जा रही है, सुविधा शुल्क क्यों मांगा जा रहा है, किस बात की फीस वो भरें। और लगातार स्कूलों की तरफ से ये डिमांड आ रहा था, वसूला जा रहा था और इस खबर को न्यूज 18 ने चलाया प्रमुखता से। और अब सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ है, साफ कर दिया गया है, सभी डीएम को यह आदेश दे दिया गया है कि नहीं वसूला जाएगा सुविधा शुल्क। जो बसों की फीस नहीं ली जाएगी। सभी जिलों के डीएम को आदेश। और सवाल है कि सभी स्कूल फीस भी पूरी तरह से वसूल रहे हैं पूरे लॉकडाउन में, उसका क्या। प्रशांत पांडे हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए। प्रशांत, क्या आदेश है, ये नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है, कौन कौन सी फीस नहीं अब देनी होगी लोगों को? जी बिल्कुल, जिस तरीके से न्यूज 18 के द्वारा खबर दिखाई गई थी और प्रमुखता से हम लोगों ने इस मुद्दे को उठाया था कि लॉकडाउन के समय स्कूल फीस ना ले, ऐसी स्थिति में स्कूल प्रबंधकों के द्वारा एक नया तरीका निकाला गया और साथ ही साथ उन्होंने अब ट्रांसपोर्टेशन फीस को जो है उसमें अमेंड करते हुए कि अब ट्रांसपोर्टेशन फीस वसूलनी शुरू कर दी। ऐसे में जहां पर इसको प्रमुखता से शासन के द्वारा संज्ञान लिया गया और इस पर स्पष्ट कहा गया कि ना ही फीस वसूली जाएगी ना ही ट्रांसपोर्टेशन फीस। ऐसे में उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने आदेश निर्गत किया है कि किसी भी तरीके से कोई भी फीस यहां पर ना वसूली जाए। सूबे में जो भी अभिभावक हैं उनको भी स्पष्ट किया गया है ट्रांसपोर्टेशन फीस को जो है ना देने के लिए अगर कोई प्रबंधक उनके साथ में जबरदस्ती करता है तो उसकी संज्ञान लेते हुए वो डीआईओएस को और साथ ही साथ जिलाधिकारी को इस बारे में सूचित करे और जिलाधिकारी को भी ये सख्त आदेश दिए गए हैं कि इसका कड़ाई से पालन कराया जाए। अगर प्रबंधक इस तरीके करते हैं तो उनके खिलाफ जो है विधिक कार्रवाई जो है उसके अनुकूल की जाए। जी धन्यवाद प्रशांत, आपका बड़ी राहत की यह खबर है तमाम पूरे प्रदेश के अभिभावकों के लिए कि लॉकडाउन के दौरान स्कूल की फीस या सुविधा शुल्क के नाम पर जो बसों
की फीस है वो ली जा रही थी, उस पर पाबंदी सरकार ने लगा दी है। और कोरोना संक्रमण का खतरा हर दिन गुजरने के साथ बढ़ रहा है, मगर कुछ लोगों को यह बात अब भी समझ में नहीं आ रही है। इससे मुश्किलें बढ़ रही हैं। प्रयागराज में 16 विदेशियों के साथ 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें शामिल कुछ लोगों को शरण देने का आरोप इलाहाबाद के सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पर भी लगा है, जिन्हें गिरफ्तार करके अब जेल भेजा गया है। खबर है कि इसकी जानकारी प्रशासन को नहीं दी गई। सहारनपुर में क्वारंटाइन पीरियड खत्म होने के बाद 66 विदेशी जमातियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि 12 विदेशी जमातियों को जामिया तिब्बतिया देवबंद में न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया गया है। तो जो छिपे थे या छिपाए गए थे, उन सब पर कार्रवाई। के मामले में जमातियों के खिलाफ योगी सरकार की सख्ती का असर अब दिखने लगा है। प्रयागराज पुलिस ने 16 विदेशी जमातियों सहित 30 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों के खिलाफ प्रयागराज के 3 अलग अलग थानों में मुकदमे दर्ज हैं। शाहगंज थाने में 17 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें कि 7 इंडोनेशियाई जमाती शामिल हैं, जबकि करेली थाने में जो 12 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं, उनमें 9 थाईलैंड के विदेशी जमाती शामिल हैं। इसके साथ ही साथ इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एक पॉलिटिकल साइंस विभाग के प्रोफेसर का भी नाम शामिल है, जो कि मोहम्मद शाहिद हैं, और उन पर आरोप है कि वो तबलीगी जमात में शामिल होकर लौटे थे और उन्होंने इस जानकारी को छुपाए रखा था। बाद में उन्हें क्वारंटीन किया गया और उनका जब सैंपल भेजा गया तो हालांकि वो निगेटिव आए थे, लेकिन सिकुटी थाने में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था और उन पर आरोप है कि उन्होंने कोरोना को लेकर जानकारी छुपाई थी। इसके साथ ही साथ उन्होंने विदेशी जमातियों को यहाँ पर ठहरने में मदद की। कैमरा पर्सन संजू मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। और देश में कोरोना संक्रमण के आंकड़े तेजी से बढ़ते दिख रहे हैं। हर दिन गुजरने के साथ आंकड़ों में बढ़ोतरी साफ दिखाई दे रही है। यूपी में आगरा में कोरोना संक्रमण के केस लगातार बढ़ रहे हैं। अब तक आगरा में 295 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। आज फिर 28 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इनमें 3 जमाती शामिल हैं, जबकि 6 एसआर हॉस्पिटल के लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आगरा में ही कोरोना के मरीज सामने आ रहे हों, बल्कि रायबरेली में भी एक दिन में 33 नए कोरोना पॉजिटिव आने से हड़कंप है। इसकी पुष्टि सीडीओ अभिषेक गोयल ने की है। रायबरेली में 2 हफ्ते पहले 2 ही कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले थे, लेकिन अचानक 33 मरीजों के सामने आने से यहां हड़कंप मचा हुआ है। और कानपुर के कुली बाजार और अनवरगंज में मिले 17 कोरोना पॉजिटिव केसों में 15 लोगों में सब्जी का कारोबार करने वाले लोग हैं। 3 सब्जी का थोक का काम करने वाले शामिल हैं। खबर है कि नियमित रूप से मस्जिद में नमाज पढ़ने ये जाते थे। ऐसे में माना जा रहा है कि मस्जिद में जमातियों से इनका संपर्क हुआ होगा। और इससे पहले आगरा में 2 सब्जी वाले कोरोना पॉजिटिव मिले थे, जिसके बाद 2000 लोगों को क्वारंटाइन किया गया था। कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हॉटस्पॉट भी बढ़ रहे हैं। अब हॉटस्पॉट के एरियाओं में अब एक नया खुलासा हुआ है। वो लोग जो सब्जी विक्रेता हैं, वो 15 लोग ऐसे चिन्हित हुए हैं जो 200 से ज़्यादा लोगों के संपर्क में आए। इस वक्त मैं जिस मंडी में खड़ा हूँ, यहीं से वो मंडी के 15 में से 12 वो आड़तियाँ जो इस मंडी के हैं, जो इनके माध्यम से 200 से 250 लोगों तक की वो संपर्क में आए। अब प्रशासन के लिए परेशानियाँ कहीं से भी कम होती नहीं दिख रही, क्योंकि जिस प्रकार से जिन जिन घरों में या जिन जिन आड़तियों के माध्यम से सब्जी और फल बेचा गया, उनकी भी पुलिस अब लिस्ट तैयार कर रही है। यानी प्रशासन के लिए अब बहुत बड़ी चुनौती है कि उन तक कैसे पहुंचे और उनका टेस्ट कैसे कराए। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। और दिल्ली से सटे नोएडा और वेस्ट यूपी में मेरठ भी संक्रमण की चपेट में है। लगातार कोरोना वायरस के केस यहां सामने आ रहे हैं, जिसके बाद हॉटस्पॉट्स की संख्या बढ़ती जा रही है। मेरठ में 6 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद कोरोना पॉजिटिव की संख्या यहां 81 पर पहुंच गई है। इस संख्या के साथ हॉटस्पॉट की संख्या में भी इजाफा हुआ है। अब मेरठ में 21 हॉटस्पॉट की संख्या है। दरअसल मेरठ की लखीपुरा इलाके में 5 नए केस सामने आए। एक जलीकोठी इलाके में एक महिला कोरोना पॉजिटिव मिली है। नोएडा में स्काईटेक सोसाइटी को हॉटस्पॉट के तौर पर चिन्हित किया गया है। इस सोसाइटी को सील कर दिया गया है ताकि कोरोना का संक्रमण यहां से और ना फैले। आई थी, उसके बाद में एक हमारे सुभारती में एडमिट पेशेंट सस्पेक्टेड वो पॉजिटिव रहा और 5 केस हमारे जो है कम्युनिटी सैंपलिंग में लखीपुरा एरिया के पॉजिटिव हैं। सर कुल कितने पॉजिटिव हो चुके हैं केस? 81 पॉजिटिव हो चुके हैं। और लखनऊ में कोरोना का एक और मरीज पॉजिटिव मिला है। खबर है कि राजाजीपुरम इलाके का रहने वाला ये मरीज है। मरीज की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है।
इस मामले के सामने आने के बाद प्रशासन ने पूरे परिवार को क्वारंटीन कर दिया है। मरीज के सामने आने के बाद लखनऊ में 178 कोरोना पॉजिटिव की संख्या हो गई है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बढ़ रहा है उसके नए नए स्वरूप भी सामने आ रहे हैं। नई कहानी राजधानी लखनऊ से जुड़ी हुई है। आज एक कोरोना जो व्यक्ति पॉजिटिव आया है वो अपने रिटेल व्यापारी से ही खुद में संक्रमित हो गया। कहानी सदर इलाके से जुड़ी हुई है। सदर के खुदरा व्यापारी को पहले कोरोना पॉजिटिव हुआ, फिर वो सामान राजाजीपुरम के जिस इलाके से लेकर के आता था उस थोक व्यापारी को उससे कोरोना पॉजिटिव आज हो गया है। कोरोना का बदलता स्वरूप इस बात की भी तरफ इशारा कर रहा है कि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग कितनी कट्टरता के साथ रखनी है, क्योंकि जो व्यापारी थोक व्यापारी के यहाँ से अपना सामान लाता था उसको 14 दिनों के भीतर न सिर्फ कोरोना पॉजिटिव हुआ बल्कि न जाने कितने लोगों में उसने कोरोना पॉजिटिव को बांटा होगा। हालांकि उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग उन तमाम लोगों की हिस्ट्री निकाल रहा है और इस बात को जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर वो व्यापारी कहाँ कहाँ गया था। लेकिन इन तमाम तर्कों के पीछे समझाना बस इतना है कि खुद को कोरोना से दूर रखिए, वरना जाने अनजाने में ये वायरस कब और कैसे आपको पकड़ लेगा आपको खुद पता नहीं चलेगा। कैमरा पर्सन सर्वजीत के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। और मुरादाबाद के थाना नागफनी इलाके में पुलिस पर पथराव करने वाले आरोपी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। खबर है कि जेल में बंद 4 आरोपियों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। ऐसे में इनके संपर्क में आए पुलिस कर्मियों को भी क्वारंटीन कर दिया गया है। दरअसल 15 अप्रैल को आरोपियों ने पुलिस पर पथराव किए थे। इसके बाद सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल में डाला था। अब इन आरोपियों में कोरोना की पुष्टि हुई है, जिससे इनके संपर्क में आने वाले सभी लोगों को क्वारंटीन किया जा रहा है। इसमें कई पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या 1294 हो गई है। 1134 लोग अब तक ठीक हुए हैं। यूपी में एक दिन में 2800 सैंपल की जांच हुई है। अब तक 21 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। प्रदेश में 23 से ज़्यादा अस्थायी जेल बनाए गए हैं। बड़े स्तर पर पूल टेस्टिंग भी अब हो रही है। लेकिन इन आंकड़ों के बीच एक अच्छी खबर यह है कि सरकार ने वादे के मुताबिक कामकाज शुरू कर दिया, यानी मजदूरों को कामकाज मिलने लगा है। पूर्वांचल और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का काम सरकार ने शुरू कर दिया है। बुंदेलखंड और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का कार्य शुरू हो गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में 4835 मजदूर 8 पैकेजेस में मौजूद हैं। 4835 औसतन 10,000 से अधिक मजदूर रहते हैं। तो ये बड़े खुशी की बात है कि इस समय हम 4835 लोगों को रोजगार गेनफुली दे सकते हैं और उनकी नियमित जो है व्यवस्था हो जाएगी। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने हर दिन की तरह आज भी टीम 11 के साथ बैठक की और इस बैठक में सीएम ने पूल टेस्टिंग को बढ़ावा देने पर जोर दिया। सीएम योगी ने कहा कि पूल टेस्टिंग से ही कोरोना पर कंट्रोल पाया जा सकता है। प्लाज्मा थेरेपी को बढ़ावा देने की भी बात कही है। इस मौके पर टीम 11 ने सीएम योगी के पिता की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। और देखिए अब 2 तस्वीरें। सीएम योगी आदित्यनाथ हर रोज की तरह आज भी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक के दौरान सभी अधिकारियों ने 2 मिनट का मौन रखकर सीएम के पिता आनंद बिष्ट को श्रद्धांजलि दी। जबकि दूसरी तस्वीर पौड़ी के फूलचट्टी की है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ के पिता का अंतिम संस्कार किया गया। बड़ी खबर है अलीगढ़ से, जहां पर कोरोना से एक 59 साल के व्यक्ति मेराजुद्दीन की मौत हो गई है। सीएमओ भानु प्रताप सिंह ने इसकी पुष्टि की है। कोतवाली थाना इलाके का मामला। अलीगढ़ में 59 साल के मेराजुद्दीन की कोरोना से मौत। जैसे जैसे अब दिन बीत रहे हैं, पहले संक्रमण और अब कोरोना के दंश सामने आ रहे हैं।
अलीगढ़ में कोरोना से 59 साल के मिराजुद्दीन की मौत हो गई है। सीतापुर में एक सिपाही ने दारोगा की लाठियों से जमकर पिटाई कर दी। इन तस्वीरों में एक व्यक्ति ने अपने कैमरे में इन तस्वीरों को कैद किया और फिर इसे वायरल कर दिया। इस मामले के सामने आने के बाद दारोगा ने सिपाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है और फिर दोषी सिपाही को सस्पेंड भी किया गया है। खबर है कि दारोगा और सिपाही चेकिंग अभियान चला रहे थे, तभी किसी बात को लेकर विवाद हो गया और आपस में दोनों ने मारपीट शुरू कर दी। देखते ही देखते सिपाही ने दारोगा की लाठी छीनकर दारोगा की पिटाई शुरू कर दी। मौके पर लोगों ने पूरे विवाद का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जरा तस्वीर देखिए आप, ये सिपाही दारोगा को पीट रहा है लाठी से लगातार, और किसी ने इस पूरे घटना का वीडियो बना लिया और वायरल कर दिया। सीतापुर की यह घटना, दारोगा ने सिपाही की पिटाई कर दी। बाद में दारोगा ने केस दर्ज कराया है और अब सिपाही को सस्पेंड किया गया है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। लोगों ने यह वीडियो बनाया और इसे वायरल कर दिया। और कन्नौज के बिहटा रामपुर चेक पोस्ट के पास पुलिस पर पिटाई करने का आरोप लगा है। खबर है कि स्वास्थ्य कर्मियों के साथ पुलिस वालों ने पिटाई की, जबकि स्वास्थ्य कर्मियों ने आई कार्ड दिखाया था। इसके बावजूद पुलिस वाले पिटाई करने से बाज नहीं आए और स्वास्थ्य कर्मियों की जमकर पिटाई कर दी। शाहजहांपुर में एक किसान ने पीएम केयर्स फंड में 223 क्विंटल गेहूं दान दिया है। किसान ने यह गेहूं जिला प्रशासन को सुपुर्द किया। गुजरात के रहने वाले धर्मेंद्र सिंह ने यहां कई खेत खरीदे थे, जहां पहली बार गेहूं की फसल होने पर राहत कोष में दान कर सभी को चौंका दिया। लॉकडाउन के कारण फूलों की खेती करने वाले किसानों पर बुरा हाल है। मंदिरों में फूलों की खपत नहीं होने के कारण फूल सूखकर खेतों में गिर रहे हैं। जालौन में ऐसे कई किसान हैं जो बर्बादी की कगार पर पहुंच गए हैं, लेकिन इनकी परेशानियों को समझने वाला कोई नहीं है। किसानों की मांग है कि सरकार उन्हें भी मुआवजा दे ताकि उनकी रोजी रोटी चल सके। किसान बर्बाद है। अब ये फूल बताओ किस पे चढ़ेंगे? ये खाने पीने की चीज तो है नहीं है कि जो खा पी लें, बाजार में बिक जाए सस्ती मद्दी। जब मंदिर बंद है, दुकानें बंद हैं, तो ये फूल किसको दें? कौन लेगा और कौन चढ़ाएगा? जब कोई इंसान निकल नहीं रहा है बाहर, तो क्या स्थिति? यूपी के 56 जिलों में आज कुछ छूट दी गई है। कई संस्थान खोले गए हैं, किसानों को भी छूट मिली है। बक्शी के तालाब में गेहूं क्रय केंद्र पर गेहूं की तौल की जा रही है। सीएम के निर्देश पर किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य भी मिल रहा है। किसानों को टोकन दिया जा रहा है, जिससे क्रय केंद्र पर भीड़ जमा ना हो। पूरा टोकन व्यवस्था रहती है और उस ढंग से जो है किसान वही आता है जिसका रहता है। बाकी लोगों को वेट कराना पड़ता है। सैनिटाइजर और ये सब उनको हाथ वाथ धुलवा करके जो है साबुन से सैनिटाइजर के साथ, और जो गरीब किसान है उनको एक सैनिटाइजर और एक साबुन जो है वैसे दे भी दिया जाता है लेके जाने के लिए, घर पे यूज करने के लिए। और कहीं से कोई समस्या नहीं है, सब लोग आते हैं अपना जो है यहाँ तलवाते हैं। कोरोना वायरस को लेकर पूरे यूपी क्या पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन 56 जिलों में छूट दी गई है। कृषि कार्यों को छूट दी गई है। इस वक्त हम एक जो गेहूं का क्रय केंद्र है बक्सी का तालाब, वहां मौजूद है। आप देख सकते हैं कि यहाँ गाड़ियां खड़ी हैं और जो तौल है वो की जा रही है। जो कर्मचारी हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कर रहे हैं। और यहाँ गेहूं की खरीद देखिए, किसान गेहूं यहाँ लेकर आता है और यहाँ से गेहूं की तौल की जा रही है और बाकायदा इनको बोरों में भरा जा रहा है। और ये ट्रैक्टर टाली से किसान के घर से यहाँ पर पहुंचा और यहीं पर अब इसकी तौल की जा रही है। और जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है मुख्यमंत्री की तरफ से घोषित किया गया है वो इन्हें दिया जाएगा। तो आप देखिए कि दूर दूर खड़े हैं सभी लोग, या तो गमछे से मुंह ढक रखा है या फिर उनके पास जो है जो गमछा है या मास्क है उससे ये लोग यहाँ पर तौल कर रहे हैं। तो ऐसे में साफ है कि इन सेवाओं को छूट दी गई है जो जरूरी है। लिहाजा सरकार की तरफ से कई सारी सुविधाएं दी गई हैं। 9 प्रकार के उद्योग हैं, कृषि क्षेत्र में है, ये सारे काम अभी भी जारी हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। और आइए आपको लिए चलते हैं अब कोरोना कंट्रोल रूम। मेरा नाम मधुरिका गुप्ता है। मैं 25 साल की हूँ और मैं उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कोरोना से मुकाबला किया जा सकता है? हेलो सर, मेरा नाम विकास है। मैं पटियाला से बोल रहा हूँ। मुझे कोरोना के लक्षणों के बारे में जानना है।
भी जो ये लक्षण एक साथ इकट्ठे होते हैं या अलग अलग होते हैं? मेरा नाम दीपक खंडेलवाल है, मेरी उम्र 45 साल है और मैं ये जानना चाहता हूँ कोरोना वायरस के लक्षण क्या हैं और यह कैसे पता चलेगा कि किसी को कोरोना वायरस है या नहीं है। मैं दीपक फ्रॉम उन्नाव से बोल रहा हूँ। हमें ये पूछना है कि ये कोरोना वायरस जो है इसके लक्षण क्या क्या होते हैं और ये कैसे होता है और यदि किसी को है तो ये कैसे पता चलेगा। कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद यदि आपको 2 और 14 दिनों के बीच में सूखी खांसी, सर्दी, जुखाम, बुखार, जुलाब या अथवा आपको लगे कि आपको सांस लेने में कुछ तकलीफ हो रही है या तो फिर आपको आपके नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र में जाके कोरोना की जांच करवा लेनी चाहिए। कुछ ही पलों में उत्तराखंड की सभी खबरें, बने रहिए हमारे साथ।